स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का मैथ्स करने जा रहे हैं बच्चों, और चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। तो आंकड़ों का प्रबंधन इसको हम बोलते हैं। इसमें हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और उसके आधार पे हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो हमारी अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं उन पे एक बारी नजर डालते हैं, हम फोकस करते हैं। तो देखिए, हमें टेबल बनाना आ गया है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और उसको हम किस तरह से टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको मीडियन निकालना आ गया है, मोड निकालना आ गया है, और सबसे पहले आपने मीन निकालना सीखा था। ठीक है, ये तीनों चीज आपको आ गई हैं अच्छे से। तो बच्चों, ये कुछ चीजें थी जो आपने सीखी। एक आपने परिसर निकालना सीखा था, और इन सब के आधार पे आप क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे आए हैं, कोई बता सकता है कि कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं, या फिर आपके बुक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपने अभी तक किए हैं वो कौन से टॉपिक पे हैं। वो है बच्चों मीन निकालने पे। ठीक है, जो आपको मीन निकालना होता है उसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से आपको आ जाना चाहिए। बाकी भी टॉपिक्स बहुत ही इजी हैं, वो आपको आसानी से आ जाने चाहिए। तो बच्चों, ये सब है जो हमने अभी तक किया है। इन्हीं के आधार पे एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे, और उसके बाद हम मूव करेंगे अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा बार ग्राफ। तो बच्चों, जो अभी तक हम डाटा रिप्रेजेंट करते थे टेबल की फॉर्म में, आपने देखा होगा कोई भी चीज, जैसे कि आपके मार्क्स आते हैं, नंबर आते हैं, तो कैसे दिखाते हैं वो नंबर। टेबल बना होता है, और उस टेबल के ऊपर लिख देते हैं कि भाई हिंदी के कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, वो टेबल बना के लिख देते हैं हम। ठीक है, और आपके जैसे पहले एग्जाम में कितने थे, दूसरे एग्जाम में कितने हैं, इस तरह से आपके मार्क्स यहाँ पे बता दिए जाते हैं टेबल के फॉर्म में। अगर उन्हीं मार्क्स को आप अगर उन्हीं मार्क्स को आपके बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो देखने में आसानी होगी, और अच्छा भी लगता, पढ़ने में इजी रहेगा। इसीलिए बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो बच्चों, अब जो हम सीखेंगे वो है बार ग्राफ। तो चलिए बच्चों, हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर है ये है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन प्रबंधन ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या निकालना है आपको, बहुलक और माध्यक आप निकालेंगे। तो बहुलक और माध्यक निकालने में आप अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, कैसे निकालते हैं बहुलक और माध्यक, वो आप यहाँ पे देखिए और निकाल के आप आंसर बताइए कि इसका बहुलक क्या होगा, माध्यक क्या होगा। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है बच्चों, मोड को हम बहुलक बोलते हैं, और माध्यक क्या हुआ, माध्यक जो होता है उसको, मीडियन को हम माध्यक बोलते हैं। तो इसको फाइंड आउट कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं। जो हमारे पास डाटा दिया गया है उसको स्टार्टिंग में हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, तो सबसे छोटा यहाँ पे 12 गिवन है, 12 हम लिख लेंगे। उसके बाद 12 कहीं रिपीट हो रहा है, चेक करिए, एक जगह और आया है 12, तो 12 आ गया। उसके बाद 13, तो 1 2, 13 भी 2 जगह है, तो उसके बाद 13 लिख लिया हमने। फिर उसके बाद 14 हम लिखेंगे, तो देखिए 1 2 और 3, 14 3 जगह है। 14 के बाद यहाँ पे 15 तो है नहीं, उसके बाद 16 है डायरेक्ट, तो 16 यहाँ पे सिर्फ एक ही है। फिर उसके बाद क्या बचा है, सिर्फ 19 बचा है, और सारे नंबर्स पूरे हो गए हैं। ये सारे आंकड़े यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक
किसी को याद है बहुलक कैसे निकालते हैं, क्या होता है बहुलक? देखिए, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम बोलते हैं बहुलक या फिर मोड बोलते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है या फिर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो इसमें देखिए कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 12 और 13 सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 14 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 बारी यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो मोड कितना आ जाएगा इसका? मोड आ जाएगा यहाँ पे आप लिखेंगे 14। मोड कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्यों क्यों भाई? ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको हम 14 लिख देंगे। अब मीडियन या फिर माध्यक आप बोल सकते हैं, तो माध्यक कैसे निकालेंगे? माध्यक होता है बच्चों, जो बीच का नंबर होता है उसको माध्यक बोलते हैं। जितने आंकड़े आपको दिए गए हैं, बिल्कुल बीच वाला आंकड़ा उसको माध्यक बोलते हैं। आप इनको काउंट करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास जो फॉर्मूला है उसका यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। माध्यक यानी मीडियन। क्या फॉर्मूला दिया गया था? देखिए, अगर ये नंबर्स ओड हैं, ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। तो कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है ये आंकड़े, तो ओड है 9, यानी विषम संख्या में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? n+1/2 आप यूज करेंगे। n+1/2 को आप लिख सकते हैं। n यहाँ पे कितना है? n जो टोटल आंकड़े होते हैं वो होता है n, और यहाँ पे n है 9, तो आप 9 लिख देंगे n की जगह। 9+1/2 और कितना आ गए? 10/2, और कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 5। तो माध्यक कौन सा होगा? 5 नहीं होगा माध्यक। 5 मतलब 5th टर्म, तो 5वें पद पे, या फिर 5वां पद यह बोल सकते हैं, या 5वां आंकड़ा जो है वो होगा माध्यक। तो 5वां आंकड़ा यहाँ पे क्या है हम गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, 14 है 5वां आंकड़ा। तो बस यही हो गया इसका माध्यक या फिर मीडियन आप बोल सकते हैं। इजी है, इसी तरह से आप करते हैं। या फिर देखिए इस तरफ कितने रह गए? 4 रह गए, और इसके 14 के इस तरफ भी 4 आंकड़े रह गए, तो बीच वाला तो 14 ही हुआ। तो वैसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो ट्रू फॉल्स बताना है बच्चों आपको कि कौन से यहाँ पे ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ये तो और भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ जो आपके पास नॉलेज है, जो आपने अभी तक जाना है बहुलक के बारे में, माध्य के बारे में, माध्यक के बारे में, वही चीज यहाँ पे पूछी जाएगी आपसे। जैसे पहला देखिए आप, सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, यहाँ पे बोला गया है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बहुलक हमने निकाला है। बहुलक कैसे निकालते हैं? जो बीच की संख्या होती है, तो आंकड़ों में से ही तो वो संख्या होगी एक, जो कोई बीच की संख्या होगी, जो मैक्सिमम बच्चों जो ये बहुलक है वो क्या होगा? जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है? जो रिपीट हो रहा है ज्यादा से ज्यादा बार, इसका मतलब यही हुआ कि वो आंकड़ों में ही है प्रेजेंट। जैसे 14 है, 14 3 बार रिपीट हो रहा है, तो भाई आंकड़ों में प्रेजेंट है तभी तो वो रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये इसको आप बोल सकते हैं कि जो बहुलक है वो आंकड़ों से में से सदैव एक संख्या होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई बहुलक है लेकिन वो आंकड़ों में प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए इसको आप बोल सकते हैं कि ये है ट्रू या फिर सत्य, इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये कथन सत्य है। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे बोला गया है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है, ये आपको बताना है। तो माध्य मतलब क्या हो गया बच्चों? माध्य मतलब हो गया मीन। तो क्या मीन हमेशा दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है? इसके लिए एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं, उदाहरण लेके हम यहाँ पे देखते हैं। आपके सामने मान लीजिए आंकड़े हैं 1 2 3 5 9, ये आपके सामने आंकड़े हो गए। इनका आप मीन निकाल के देखिए, पहले इनका माध्य निकाल के देखिए। तो 1 + 2 + 3 + 5 + 9 कितना आ जाएगा?
टोटल करके देखिए, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 आंकड़े हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 + 3 6 + 5 11 + 9 यहाँ पे 20 आ जाता है। कितना आ जाता है, 20। तो 20/5 है। कैंसल आउट करेंगे तो 5 चौके 20, और इसका मीन आ गया 4। तो क्या 4 जो आपके पास आंकड़े दिए गए थे उनमें से कोई है? नहीं है। 4 इन आंकड़ों में से कोई नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई जो माध्य है वो दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बोला गया हो सकती है, इसीलिए ये सेकंड वाला फॉल्स हो गया, या फिर इसको हम बोल सकते हैं असत्य है ये। अब इसी तरह थर्ड वाला देखिए, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो क्या ये सही है? भाई माध्यक क्या होता है? जैसे बहुलक होता है कि मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है जो नंबर, उसको हम बहुलक बोल देते हैं, वैसे ही माध्यक होता है जो बीच की संख्या होती है। तो भाई बीच की संख्या जो होगी वो भी तो आंकड़ों में से एक ही होगी। तो ये क्या हो गया, थर्ड वाला ट्रू हो गया, क्या सत्य हो गया। अब ये आंकड़े आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इसका माध्य क्या है। यहाँ पे बोला गया है भाई इसका माध्य 9 है। अगर माध्य 9 आता है तो ये ट्रू हो गया, नहीं तो फॉल्स हो गया। तो आपको इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकाल के देखते हैं। तो जो आपके पास ये नंबर्स हैं इनको आप ऐड कर लेंगे। सिक्स + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 और +9। ये आपके पास आंकड़े हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए 8। इनको आप ऐड करेंगे और ऐड करके इनका सम जो आता है वो लिख देंगे। तो कैसे, 6 + 4 कितना हो गया, 6 + 4 हो गया 10, 10 + 3 13, 13 + 8 कितना होता है 21, 21 + 9 30, और 30 + 12 42, 42 + 15 कितना हो गया 55, 55 + 9 हो गया 64, 64/8 आ गया। कैंसिल आउट करेंगे तो 8, इसको आप डायरेक्ट 8 से भी कर सकते हैं अगर आपको 8 का टेबल आता है, नहीं तो आप इसको 4 से कर सकते हैं या 2 से कर सकते हैं, किसी से कर सकते हैं। तो 8 × 8 कितना होता है, 64 होता है। तो ये आपका 8 आ जाता है इसका मीन या फिर माध्य। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका माध्य, इन आंकड़ों का माध्य 9 है। तो ये तो फॉल्स हो गया भाई स्टेटमेंट। इस तरह से यहाँ पे आप क्वेश्चंस करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस पे आप ध्यान देंगे। जो नया टॉपिक यहाँ पे करेंगे वो है बच्चों बार ग्राफ। क्या है, बार ग्राफ आप करेंगे। क्या होता है बार ग्राफ, किसी को पता है? तो देखिए बार ग्राफ जो होता है बच्चों, उसको हम दंड आलेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंड आलेख इसको हम बोल सकते हैं बच्चों। तो किस तरह से होता है और किस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दंड आलेख। देखिए अगर हम किसी भी टेबल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बार्स की फॉर्म में, ठीक है, जैसे ये हो गया एक बार, ये हो गए बार्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। तो इसको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहती है, देखने में भी ये अच्छा लगता है, और इसको जल्दी हम रीड कर सकते हैं बार ग्राफ को।
इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, इस्तेमाल इसका इसीलिए होता है क्योंकि आसानी रहती है इसको पढ़ने में, जल्दी इसको पढ़ा जा सकता है। बहुत सारा डाटा हम बहुत छोटे इस पे देख सकते हैं स्क्रीन पे और उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अब देखिए कि जो बार ग्राफ है वो किस तरह के होते हैं। देखिए सिंगल और डबल बार ग्राफ यहाँ पे हम करेंगे। तो सिंगल बार ग्राफ क्या होता है भाई, जिसमें एक दंड आलेख हो वो सिंगल बार ग्राफ हो गया। सिंगल बार ग्राफ हो गया। अब देखिए कि एक एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है और मार्क्स हैं, कितने से आउट ऑफ 10 है ये मान लो, ठीक है। जो नंबर है ये 10 में से दिए गए हैं और ये सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश। इंग्लिश में आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। फिर हिंदी है, हिंदी के मार्क्स हैं 5। फिर है मैथ्स, मैथ्स में मिलते हैं 8। और फिर साइंस, साइंस में मिलते हैं 6। तो ये एक टेबल हमारा तैयार हो गया। अब जो ये टेबल है इसको अगर बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हम ये ग्राफ बना देंगे, ठीक है। तो वाई अक्ष कौन सा हो गया, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे नीचे हम इनमें से किसी को सब्जेक्ट्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे लाइन है इसको हम सब्जेक्ट्स मानेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश, इंग्लिश के बाद हिंदी, हिंदी के बाद मैथ्स और फिर साइंस, ये सब्जेक्ट्स आ गए। अब बच्चों ये बार ग्राफ आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये यहां पे ध्यान देंगे। तो मार्क्स कितने हैं, 10 तक हैं, तो यहाँ पे 10 तक आप मार्क्स लिखेंगे। जो सबसे नीचे है वो तो 0 हो गए भाई, 0 यहाँ पे होगा आपका। फिर उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके मार्क्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं ये हम टेबल में देखेंगे, 7 मार्क्स हैं। तो भाई 7 यहाँ पे कहाँ आता है, ये 7 है, तो इसके सामने हम एक बार बना देंगे, 7 तक की ऊंचाई का एक हम बार बना देंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश के मार्क्स, अंग्रेजी के जो अंक आए हैं। फिर उसके बाद हिंदी में कितने अंक हैं, 5 हैं, तो 5 के सामने से हम 5 की हाइट जितना एक बार बना देंगे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपके हिंदी के मार्क्स। इसी तरह मैथ्स में 8 मार्क्स हैं, तो 8 की हाइट कितनी है, ये है 8 की हाइट, तो हम 8 की हाइट जितना मैथ्स के ऊपर एक बार बना देंगे, ये मैथ्स के मार्क्स रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह जो साइंस के हैं वो 6 हैं, तो देखिए 6 जितनी हाइट का हम एक ग्राफ यहाँ पे बना देंगे, एक बार बना देंगे। तो ये साइंस के मार्क्स रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से मार्क्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो सिंगल बार ग्राफ है कि भाई एक ही सब्जेक्ट है और मार्क्स आपके दिए हुए हैं, तो एक एक बार से यहाँ पे काम चल गया। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि भाई ये जो मार्क्स हैं ये तो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ये हम मान लेते हैं सेमेस्टर 1 के मार्क्स, और सेमेस्टर 2 के मार्क्स आपको यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। सेमेस्टर 2 के मार्क्स हो जाते हैं मान लीजिए 8 6 5 और 7, ये सेमेस्टर 2 के मार्क्स हो जाते हैं। तो इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इंग्लिश में सेमेस्टर 2 में कितने हैं, 8 मार्क्स हैं, तो
8 मार्क्स कहाँ पे हैं, ये है। तो 8 की हाइट जितना हम ये ग्राफ इसके साथ में बना देंगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपके इंग्लिश के मार्क्स हो गए, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में थे 7 और दूसरे सेमेस्टर में 8, ठीक है। तो आप इंग्लिश के मार्क्स आपके देखते ही बार को पता लग जाएगा। इसी तरह जो हिंदी के मार्क्स हैं सेकंड सेमेस्टर में 6 है, तो हिंदी का आप बना दीजिए 6 के हाइट जितना एक बार और यहाँ पे बना देंगे। फिर मैथ्स देखेंगे, 5 है मैथ्स में, तो 5 की हाइट जितना आप एक ग्राफ यहाँ पे बार यहाँ पे बना देंगे। इसी तरह जो साइंस है उसमें 7 है, तो 7 की हाइट जितनी होगी ये यहाँ पे बन गया। तो इसको बोलेंगे बच्चों, अब ये हो गया डबल बार ग्राफ। क्या हो गया, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ या फिर दोहरा दंड आलेख इसको हम बोलेंगे। तो इस तरह से आपके मार्क्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जब बार आप पढ़ेंगे तो कितना इजीली हम इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ हमें लेवल देखना है कि भाई कौन सा बार कितनी हाइट तक है, उतने ही मार्क्स हैं, सिंपली हम देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी रहता है। अब बच्चों यहाँ पे बार ग्राफ के बारे में हम सीख चुके हैं। एक चीज और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मार्क्स हैं 10 तक। कितने तक, 10 तक मार्क्स हैं, तो 1 से 10 तक लिख दिया आपने। लेकिन अगर मार्क्स होते 100 में से, भाई 10 में से नंबर है तो ठीक है, आपने ग्राफ पे बना दिया। 100 में से तो 1 से 100 तक लिखोगे तो आप बहुत बड़ा आपका ग्राफ बन जाएगा, बहुत बड़ा पेज चाहिए, बहुत ज्यादा आपको सरफेस चाहिए। तो इसीलिए हम अगर ये बार ग्राफ बनाएंगे और मार्क्स 100 तक हैं, तो हम क्या करेंगे, 10-10 का गैप लेके नंबर यहाँ पे लिख देंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। अब सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख देंगे नीचे। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके 70 मार्क्स हैं, तो आप क्या करेंगे, 70 की हाइट जितना ही ग्राफ बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्क्स है 75, 75 तो मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा इस टेबल में कहीं, तो क्या करेंगे, देखिए 75 कहाँ होगा, अब आपको ये देखना पड़ेगा। 70 और 80 के बिल्कुल बीच में होगा। 70 और 80 का बीच यहाँ आता है, तो हम बिल्कुल इसकी हाइट जितना यहाँ पे बार बना देंगे। बस इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी बार बना सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर हैं और वो किसके बीच में आएगा। इस तरह से आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। जो आपका स्केल है, बड़े से बड़े नंबर्स के साथ आप बना सकते हैं। बस आपको जो नंबर्स के बीच में गैप है वो परफेक्टली लेना है और वो सेम होना चाहिए सब में। जैसे मैंने इसमें 10-10 का गैप लिया है, कितना है, सबके बीच में 10-10 का गैप है। इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है। अब बच्चों यहाँ पे जो चीज आती है, एक प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको प्रायिकता हम बोलते हैं। प्रायिकता इसको बोलेंगे, या फिर प्रोबेबिलिटी किस चीज पे चलती है, क्या चीज होती है प्रोबेबिलिटी। तो बेसिक जो इसका आप इंट्रो समझ सकते हैं, इसको हम चांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चांस बोलते हैं। यानी कोई चीज होने के कितने चांस है, कितनी संभावना है, कितना संयोग है, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कितने चांस हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉइन है, सिक्का है, ठीक है। सिक्का सबने उछाला होगा। आप जब कोई क्रिकेट खेलते हैं या फिर टॉस करते हैं तो सिक्का उछालते हैं, तो उस केस में क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा आपका, सिक्का उछालते टाइम भाई, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो
ये दो पॉसिबिलिटी आपकी बनती हैं। हेड यानी या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, चित या पट। ठीक है, तो अगर एक सिक्का उछाला तो ज्यादा से ज्यादा आपके दो केस बनते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। लेकिन अगर आप डाइस उछालते हैं, डाइस उछालते हैं यानी डाइस क्या होता है बच्चों, पासा इसको हम बोलते हैं। लूडो खेला है आपने, तो लूडो में डाइस होती है, डाइस कुछ इस फॉर्म की होती है, कुछ ऐसी सी डाइस होती है। यहाँ पे आपका नंबर लिखा होता है एक, इस तरह से नंबर्स लिखे होते हैं, हर फेस पे डॉट्स बनी होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। तो डाइस पे जो नंबर होते हैं वो 1 से लेके 6 तक मार्क्स नंबर यहाँ पे होते हैं। 3 4 5 और 6 तक यहाँ पे नंबर होते हैं। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, या फिर प्रायिकता आपसे पूछ ली जाए कि भाई आपने एक सिक्का उछाला तो हेड आने के कितने चांस है, कितनी प्रायिकता है, कैसे निकालेंगे। या फिर भाई आपने पासा फेंका और बताइए कि 3 या उससे छोटा नंबर आने के कितने चांसेस, या फिर 4 या उससे बड़ा नंबर आने के कितने चांसेस हैं। तो आप क्या करेंगे, तो इसमें एक फॉर्मूला है आपके पास, वो यूज करेंगे और उस फॉर्मूले के यूज से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है वो देखिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, P से प्रोबेबिलिटी हो गया, E से इवेंट बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज आपसे पूछी जाए उसकी चांसेस क्या होंगे आने के, तो ये E की जगह हम वो चीज लिख देंगे। अगर सिक्का है तो हम सिक्का लिख देंगे, मतलब हेड आने की चांसेस पूछे गए तो हेड लिख देंगे, या फिर पासा फेंका है तो हम पासे के बारे में यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप बोल सकते हैं। और अपॉन में नीचे क्या आएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आ जाएगा। इसको बच्चों हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं संभव परिणाम, संभव परिणाम, संभव परिणाम या फिर अनुकूल परिणाम इसको बोल सकते हैं, और कुल परिणाम, टोटल आउटकम्स जो होते हैं ये आ जाते हैं। अब बच्चों जैसे अगर हेड्स की बात की जाए तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों आपकी, तो हेड कितना है, एक आ सकता है। इसमें जो संभव परिणाम है वो तो एक ही है, क्योंकि कॉइन में हेड एक होता है, और जो टोटल है वो दो ही तो आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल परिणाम दो हैं, लेकिन उसमें से जो संभव परिणाम है वो सिर्फ एक आएगा, इसलिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक है। इसी तरह टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, और टोटल परिणाम तो दो हैं, तो 1/2। इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आपने जो फॉर्मूला किया है या ग्राफ के बारे में सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए एक बारी, तभी आपको अच्छे से यहाँ पे आ पाएगा और अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो यहाँ पे हमने कवर किए हैं टॉपिक्स, उनको जरूर आप रिवाइज करें, दोबारा एक बारी करके देखें, तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे से वो दिमाग में बैठ गए हैं। तभी आप इनके ऊपर, इनके आधार पे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके इनके आधार पे क्वेश्चंस होंगे, तो अच्छे से इनको कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन सारे कर पाएं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।